हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विश्व भारती शिक्षा सदन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल की संरचना के बारे में देखेंगे और कुछ सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में भी जानेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। सो मैं आशा करता हूँ कि क्लास 8 और 9 दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे और अपने समझ को और ज़्यादा विकसित करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप दो टाइप की सेल देख रहे हैं, एक आपका एनिमल सेल और एक आपका प्लांट सेल। स्टूडेंट्स, सेल में कुछ हम 2-3 चीज़ों के बारे में अभी जानेंगे। एक आपका ये जो पतला लेयर आपको दिख रहा है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और एक ये आपका एक ओवल शेप दिख रहा है जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं। और बीच में आपको बहुत सारे फ्लूइड दिख रहे हैं, बहुत सारे लिक्विड जैसे मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 चीज़ें हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक प्रोटोप्लाज्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में एक बहुत ही छोटा सा अंतर है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी ये फ्लूइड होता है उसे ही साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और जबकि अगर हम न्यूक्लियस को ले लें और इस पूरे फ्लूइड को ले लें, साथ में सेल मेम्ब्रेन को मिला दें, तो इस पूरे चीज़ को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, बस इतना सा ही अंतर होता है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो चलिए अब हम सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, सेल के स्ट्रक्चर और उसके कुछ ऑर्गेनेलिज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हिंदी में इसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। तो किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को हम देखें तो सबसे उसका जो आउटर लेयर होता है, उसका जो बाउंड्री होता है, वो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक, पतली और इलास्टिक, लचीली एक परत से घिरी होती है जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। स्टूडेंट, फिर से ध्यान देंगे, कोई भी सेल है उसका जो बाउंड्री है, उसका जो बाहरी सतह जो होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही पतला होता है और वो इलास्टिक होता है, लचीला होता है। और उस लेयर को ही क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड तथा प्रोटीन 2 चीज़ों की बनी होती है, दोनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है। स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन जो फंक्शन होता है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर कुछ गिने चुने मटेरियल्स को, कुछ गिने चुने पदार्थों को ही ये क्या करती है? सेल से बाहर जाने देती है और सेल के अंदर वापस आने देती है। इस वजह से इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आगे इसका कुछ मेन फंक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन तो इसका कंट्रोल करना होता है जो मटेरियल्स होते हैं जो सेल से बाहर जाते हैं और सेल के अंदर आते हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी फंक्शन होते हैं, जैसे इट गिव्स अ डेफिनिट शेप ऑफ द सेल। ये सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करने में मदद करती है या निश्चित आकार प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो इंटरनल कंटेंट होते हैं, इंटरनल जो ऑर्गेनेलिज होती हैं, उसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। थर्ड, इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। स्टूडेंट, इसके बारे में तो हमने अभी पढ़ा
कि क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है कि कौन सा मटेरियल या कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा या सेल से बाहर जाएगा। तो ये आपका स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम थोड़ा सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं। सेल वॉल स्टूडेंट्स आपका प्लांट सेल में पाई जाती है, जबकि ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो प्लांट सेल में एक आपका एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल या जिसे आप लेयर भी बोल सकते हैं पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट साइड में ये पाई जाती है, जिसका नाम सेल वॉल होता है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है और ये नॉन लिविंग होती है, और इसके साथ साथ ये प्लांट सेल को रिजिड यानी कठोरता प्रदान करती है। स्टूडेंट्स आप देखते होंगे प्लांट जो होते हैं, प्लांट का जो बॉडी आप देखेंगे जब वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो आपका किसकी वजह से होता है, तो वो आपका प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसकी वजह से होता है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट्स वो आपका सेलुलोज की बनी होती है। स्टूडेंट्स मेजर फंक्शन देख लेते हैं सेल वॉल की। तो इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द प्लांट सेल। जिस प्रकार से आप एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती थी, एनिमल सेल को एक शेप प्रोवाइड कराती थी, उसी तरह से अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में शेप को डिटरमाइन कौन करता है, तो वो सेल वॉल करती है। सेकेंड, इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ सेल्स। स्टूडेंट्स ये प्लांट सेल में क्या करती है, प्लांट सेल को सूखने से बचाती है। थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्टूडेंट्स थर्ड इसका काम क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षा करती है। फोर्थ, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। चौथा इसका काम स्टूडेंट्स होता है कि सेल के अंदर जो वेरियस सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उसे सेल से बाहर जाने देती है और सेल के अंदर आने देती है। फिफ्थ, इट डज नॉट अलाउ टू मच वाटर टू कम इन। पांचवा स्टूडेंट इसका मेन काम होता है कि बहुत ज़्यादा पानी को सेल के अंदर आने से रोकती है। स्टूडेंट्स अब हम ER के बारे में बात करेंगे। ER जिसका फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स सेल के अंदर आपको एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, न्यूक्लियस के पास में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, जबकि कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहते हैं, और कुछ जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। स्टूडेंट्स ER जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक आपका SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकेंड जो आपका होती है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और दोनों का फंक्शन जान लेते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले एक चीज़ और आप गौर करेंगे कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर आप कुछ डॉट डॉट का ये निशान आप देख रहे हैं, डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स ये डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर है उसे राइबोसोम कहा जाता है, और चूँकि कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम पाए जाते हैं, इसी की वजह से ये दो टाइप की हो जाती है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक को आपका SER कहा जाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टूडेंट्स स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है और दोनों को आप कैसे पहचान करेंगे। स्टूडेंट्स दोनों का फंक्शन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका मेन काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना,
स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइबोसोम पाए जाते हैं इनका ही मेन काम होता है, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, या जिन्हें प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। राइबोसोम के अंदर ही आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आते हैं कि किस जगह पर, सेल के किस पार्ट में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो आपको याद रखना है वो राइबोसोम होता है। या प्रोटीन फैक्ट्री पूछा जाएगा आपको, तो वो आपको आंसर राइबोसोम में देना है। तो ये मेन काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब थोड़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जान लेते हैं स्टूडेंट। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मेन काम होता है कि ये लिपिड का सिक्रेशन करती है या लिपिड को सिंथेसाइज करने का काम करती है। स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये एक आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो आपका प्रोटीन का सिंथेसाइज करती है, यहाँ पर हो जाता है राइबोसोम के अंदर। और एक आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो स्टूडेंट्स आपका लिपिड का सिंथेसाइज करती है, लिपिड बनाती है, और भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ता है तो सेल मेम्ब्रेन बनाने में आपका स्टूडेंट्स प्रोटीन और लिपिड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स अब थोड़ा हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपका डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक ये मेम्ब्रेन हो गया और एक आपका ये अंदर से मेम्ब्रेन हो गया। स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रॉड शेप्ड का होता है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम बात करें तो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज ऑल्सो नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है या बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो बहुत ही इसेंशियल होते हैं फूड को ऑक्सीडाइज करने में। फूड को ऑक्सीडाइज करने में स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर जमा रहती है। किस फॉर्म में स्टूडेंट जमा रहती है? एटीपी के रूप में जमा रहती है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज नॉन एज करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है कि जितने भी लिविंग सेल्स होती हैं उन्हें काम करने के लिए, उन्हें अपने एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एक क्वेश्चन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया से स्टूडेंट पूछा जाता है कि सेल का वो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके पास उसके खुद का डीएनए होता है? तो स्टूडेंट्स याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। और एक और सेल ऑर्गेनेलिज है राइबोसोम, उसके पास भी उसका खुद का डीएनए होता है। स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेल का। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, न्यूक्लियस जो होता है वो एक यूजुअली जो अब अगर हम देखें तो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है। और अगर किसी यंग सेल की बात करें स्टूडेंट, तो यंग सेल में इसका पोजीशन जो होता है वो बीच में होता है। और जैसे ही सेल वो मेचर हो जाती है, ग्रो कर जाती है, बड़ी हो जाती है, तो ये किनारे हो जाता है। क्योंकि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट में वैक्यूल फॉर्म होते हैं, और वैक्यूल जब प्लांट सेल में बड़े बड़े आकार के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है आपका वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में आ जाता है। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कुछ सेल्स में एक होता है, और यूजुअली बहुत सारे सेल्स में एक होता है, और कुछ सेल्स में एक से अधिक भी हो सकता है, और कुछ सेल्स में स्टूडेंट्स एब्सेंट होता है। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें या ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट्स? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है, उसमें सिर्फ जो ये मटेरियल है वो सब बिखरा रहता है। एक्चुअल में उसमें ये न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर है, डबल लेयर आप देख सकते हैं, एक ये वाला लेयर और एक ये वाला लेयर, डबल मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो डबल लेयर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है।
तो बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में ये मेम्ब्रेन नहीं होता है, सिर्फ ये मटेरियल जो आप देख रहे हैं वही इसी तरह बिखरा पड़ा रहता है। तो स्टूडेंट इसी आधार पे सेल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक आपका प्रोकैरियोटिक सेल और एक आपका यूकैरियोटिक सेल। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सिर्फ जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है, जैसे ये जेनेटिक जो मटेरियल है, ये सिर्फ बिखरा पड़ा रहता है। तो याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है आपका वो पूरी तरह से डेवलप्ड होता है और वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का फंक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, ये जीन को कंट्रोल करता है। जीन को कंट्रोल नहीं, स्टोर करके रखता है। जीन को स्टोर करके रखता है या स्टोर हाउस इसे बोल सकते हैं जीन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि जीन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जीन जो होता है वो एक प्रकार का सेक्शन होता है डीएनए का, डीएनए यानी डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर आप देखें तो ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये आपस में जब कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो स्टूडेंट्स यही आपका क्रोमोजोम बनाते हैं। और क्रोमोजोम जो होता है स्टूडेंट्स वो डीएनए का बना होता है, और डीएनए का जो एक स्मॉल सेक्शन जो होता है उसे ही आपका जीन्स कहा जाता है। जीन्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीन्स जो होते हैं वो हमारे कैरेक्टर को, जैसे माता पिता का जो कैरेक्टर होता है, चाहे उनका हाइट हो या उनका बिहेवियर हो या उनका बॉडी का शेप हो, आँख का कलर हो, ये सब जो कैरेक्टर होता है मदर और फादर का, ये स्टूडेंट्स इनको ये क्या करते हैं वन जनरेशन से अदर नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कोई मदर और फादर है तो उनका जो बेटा है या बेटी है उनमें ये कैरेक्टर को कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होता है वो किसकी वजह से होता है, जीन्स की वजह से होता है। इसलिए जीन्स को हेरिडेटरी यूनिट कहा जाता है और डीएनए को हेरिडेटरी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का फंक्शन देख लेते हैं। तो उसमें ये फंक्शन तो आप पता ही चल गया कि ये क्या करता है, जीन्स को स्टोर करके रखता है। और सेकंड इसका मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सेल के अंदर जो सेल डिवीज़न होता है ताकि नई सेल बने, या सेल ऑर्गेनेल्स के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको ये पूरा करने में स्टूडेंट्स हेल्प करता है। अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए स्टूडेंट्स तो वो सेल सरवाइव नहीं करेगी, वो मर जाएगी, डेड हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब लास्ट जो आपका टॉपिक है वह प्लांट एंड एनिमल सेल। तो स्टूडेंट प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, कुछ मेजर डिफरेंसेस हम जानेंगे। स्टूडेंट्स प्लांट में जो सेल पाई जाती है उसे प्लांट सेल कहते हैं, और जो एनिमल में जो सेल पाई जाती है उसे एनिमल सेल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, डिफरेंसेस जान लेते हैं। प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल्स। स्टूडेंट्स प्लांट सेल जो होती है वो आपका जनरली बात करें या यूजुअली जो बात करें वो एनिमल सेल से क्या होती है, बड़ी होती है। प्लांट सेल जो होती है वो एनिमल सेल से बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल जो होती है स्टूडेंट्स वो छोटी होती है। तो ये आप याद रखेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट डिफरेंसेस ये होता है कि प्लांट सेल बड़ी होती है जबकि एनिमल सेल जो होती है वो छोटी होती है। सेकंड स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है और उसी की मदद से आप देखते होंगे कि प्लांट का जो आउटर सरफेस आप बात कर लें या आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो रिजिड होता है, कठोर होता है। कभी आप पेड़ पर एक मुक्का मारे स्टूडेंट्स, आपको पता चल जाएगा प्लांट में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। जबकि आप ह्यूमन को देख ले तो हम लोग का जो आउटर लेयर जो होता है आप देखिए कितना स्मूथ होता है, कितना डेलिकेट होता है, जबकि प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्लांट में वो रिजिड होने का मेन कारण क्या है, आपका सेल वॉल है। थर्ड स्टूडेंट्स बात करें तो प्लांट में प्लासिड
प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। ये बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लांट में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और उसी की बदौलत प्लांट अपना भोजन खुद तैयार कर पाता है, जबकि एनिमल जो होते हैं, हम लोग जो है अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर पाते हैं। चौथा मेजर डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? प्लांट में वैक्यूल पाया जाता है, प्लांट में बड़े बड़े साइज़ के वैक्यूल पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल की बात करें या तो ये बहुत ही छोटे होते हैं या इनका संख्या जो होता है, इनका नंबर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और आप कुछ नया सीखे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ तो क्लास 8 के लिए स्टूडेंट्स हमारा पहला जो बायोलॉजी का चैप्टर है सेल, मुझे उम्मीद है कि वो ख़त्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।